Jenica Ventures is a real estate consultancy and wealth management firm. We firmly believe in promoting listed and A-grade developers across Pan India. We are known for transparency, honesty, and valuable services to our customers. We believe it's our corporate social responsibility to spread awareness with our family, friends, and clients. I am glad to announce that today's session will be led by two experts from our medical industries, and they are from AIMS and Max Hospital, Delhi. Our doctors are experts for diabetes patients, lungs, heart related issues. So, our viewers can also comment down their questions and thoughts and doubts. Our expert will provide useful answers at the end of this webinar. They will also address all the possible measures we should take during this pandemic. So let's begin our webinar and let's welcome our first expert, Dr. Ritu Pushji from AIMS Delhi. He is a scientist C and currently working on Mission Delhi. Over to you, sir. Thank you, Aditya. Hello, Thank you. everybody. As everyone know, today we are going to discuss about COVID and symptoms and what are the remedies and what are the points, important points related to COVID and the treatment and all that. So since 2019, we all know very much about COVID, how it comes to India और कैसे ये लोगों में फैलता गया और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं, सभी लोग अवेयर भी हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 2021 में हमने काफी केसेस कोविड के होते हुए देखा और इसमें डेथ भी काफी हुए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलतियां हो रही हैं हमसे, जिसके वजह से हम कोविड को जितने अच्छे तरीके से डील करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं और देखने में आ रहा है कि बहुत सारे अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट को और अपने कंट्री को हेल्प कर सकते हैं इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर। सो सभी लोग जानते हैं कि कोविड 2019 से वर्ल्ड वाइड एक पैंडेमिक की तरह लोगों ने देखा भी, इसे झेला भी, इसके काफी आउटकम्स को भी देखा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की दूसरे देशों ने, इंडिया ने, सब कुछ देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ चीजें जो इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि कोविड को थोड़ा सा एलिब्रेट करके मैं समझाना चाहूंगा कि इसमें 4 पेजेस आप समझिए कि है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये तय कर सकते हैं कि कोविड के किस फेज में हम खुद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किस फेज में हमें डॉक्टर की सजेशंस और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, किस फेज में हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें, बहुत जो बेसिक चीजें हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा। जैसे सिम्टम्स, सभी लोग जानते हैं कि कोविड में बहुत नॉर्मल जो फ्लू सिम्टम्स है वैसे होते हैं, फीवर, ड्राई कफ, थकावट होती है, सोर थ्रोट होता है। कुछ अदर सिम्टम्स भी आते हैं लोगों को, जैसे हेडेक हो गया, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, स्किन में रैशेज आना, ये सब चीजें भी हैं। और इसके अलावा कुछ सीरियस सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि हेवीनेस इन चेस्ट, ब्रेथलेसनेस, ऑक्सीजन सैचुरेशन का कम हो जाना, बहुत ज्यादा घबराहट होना, ये सब चीजें हैं। इन चीजों को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी जो हम फेस कर रहे हैं 2021 में, जिसे लोग सेकेंड वेरिएंट कह रहे हैं, ये डेंजरस है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेरिएंट। फर्स्ट वेरिएंट में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। कुछ ये भी रीजन था कि हमने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से फॉलो भी किया था, बट इस बार कुछ तो गलती हुई है लोगों से भी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कुछ डिसीजन लेने में भी, चीज़ों में भी लेट हुआ है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा बढ़े और बहुत तेज़ी से बढ़े, डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हुई। एनीवे, अब तो खैर चीज़ें चल रही हैं, केसेस भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट मैं कहूँगा कि इसको बहुत लाइटली लेने की ज़रूरत अभी भी नहीं है। केसेस कम होना अच्छे साइन है, बट इनको हम ये ना सोचे कि कोविड जा रहा है, ऐसा नहीं है। कोविड को कंट्रोल करने का जो सबसे अच्छा तरीका, जो अभी तक सभी डॉक्टर्स या गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस मिली, जो आप होम आइसोलेशन या अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, ये बेस्ट है। और ये आज से नहीं, 14th सेंचुरी से ये फॉलो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, 14th सेंचुरी से बहुत सारी ऐसे डिजीज है जिसमें कि क्वारंटीन होना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब चीजें चली आ रही।
हमारे हैबिट में ये होना चाहिए। और आने वाले समय में मैं तो कहूँगा कि इन चीज़ों को बिल्कुल अपने आदतों में शुमार कर लें कि आगे चलकर कोविड के नए-नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि कोविड अगले साल नहीं आएगा या बिल्कुल हम फ्री हो जाएँगे कोविड से। सो बेहतर है कि हम इन चीज़ों को फ़ॉलो ना करके इनको अपने हैबिट में, मतलब केवल इस साल के लिए फ़ॉलो ना करें, अपने हैबिट में डाल दें। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, नेसेसरी भीड़ में नहीं जाना, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे फालतू की गैदरिंग नहीं करना, ये सब चीज़ें हमें आगे चलकर ये फ़ॉलो करना पड़ेगा। कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो सभी को पता है, रेगुलर हैंड वॉश करना, प्रॉपर मास्क, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही कपड़े का बहुत पतला-सा मास्क पहन लें, वो काफ़ी है, नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 3 लेयर मास्क तो ज़रूर पहनें, जो कि कोविड के लिए बहुत प्रिकॉशन में बहुत अच्छा काम करता है। और सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी वही मास्क यूज़ करते हैं। सो हमारी तरफ से सजेशन यही रहता है कि सभी लोग 3 लेयर मास्क ही पहने तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस में आँखों को ना छूना, क्योंकि वो खुद से आप अपने इन्फेक्शन को अपने बॉडी के अंदर फैलाते हैं, एक आँख से दूसरे आँख की ओर, और इस तरीके से फिर प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप हैंड वॉशिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखें। और बहुत ज़्यादा सरफेस को टच करना भी सही नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे कहीं पब्लिक प्लेसेस में जाना पड़े या कभी ऐसे अपार्टमेंट्स के ऊपर जाना पड़े, तो लिफ्ट का या जो रेल्स होते हैं उनको कम से कम छुएँ तो बेहतर है। अ, जो अभी जो हम फेस कर रहे हैं, जो मैंने फेजेज़ की बात की, इसमें जो फर्स्ट फेज है, जिसमें आप इसको इस तरीके से समझें कि कोविड प्रेज़ेंट है सोसाइटी के अंदर। इससे बचा जा सकता है अपने आप को आइसोलेट करके रखकर या सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर कर, जिससे कि हम फेज़ 1 में कोविड को इन्फेक्शन को होने से ही बचा। जो सेकंड फेज़ है जिसमें कोविड आपके कॉन्टैक्ट में आ चुका होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं है सीरियस, फ़ीवर है, कफ़ है, थोड़ी बॉडी एक वगैरह है, जिसको हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत जल्दी हॉस्पिटल की तरफ भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है। जो चीज़ें घर पे मेंटेन हो सकती हैं, मैनेज की जा सकती हैं, बेसिक दवाइयों के जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं उनको लेकर, तो कोशिश करनी चाहिए कि एक अपने फिजिशियन के गाइडेंस में वो दवाइयाँ लेकर अपने आप को घर पे ही सुरक्षित तरीके से मैनेज करें, ताकि भीड़ कम से कम लगे। हॉस्पिटल में उन लोगों को जगह मिल सके जिनको सच में हॉस्पिटल की ज़रूरत है। थर्ड फेज़ है जिसमें कि अ, जो कोविड है वो लंग्स तक पहुँच जाता है कोविड वायरस, और फिर वो चेंजेज़ जो लंग्स के अंदर दिखती हैं, कंजेशन है, सीटी के अंदर चेंजेज़, जो सीटी स्कैन होता है उसके अंदर चेंजेज़ दिखती हैं। बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन के इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट हेवीनेस हो जाता है, सैचुरेशन डिप होने लगती है। तो ये जो थर्ड फेज़ है, ये एक्चुअल फेज़ है जिसमें कि हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है। लोगों को थर्ड फेज़ वाले सिम्पटम्स हों तो ही वो हॉस्पिटल की तरफ मूव करें। और जहाँ तक अभी तक का डेटा आ रहा है कि ऐसे 1 से 2% ही केसेज़ हैं ओवरऑल सारे डिज़ीज़ लोगों में, जिनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सभी लोग समझ लें कि हमें हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत है या नहीं, सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग या जो उनके दिख रही है उनके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी पेशेंट्स को मैनेज करने में, जो कि लास्ट के पिछले 2-3 हफ्तों में देखने को मिला कि दिल्ली जैसे शहर में इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाए हॉस्पिटल्स। ऑक्सीजन की कमी होने लगी, बेसिकली कमी नहीं होने लगी, डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि कोई भी हॉस्पिटल ऐसा सोच नहीं सका था कि इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी डिमांड करके, अननेसेसरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने घरों में रिज़र्व करके आप खुद के लिए सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अल्टीमेटली आप सोसाइटी के लिए बुरा कर रहे हैं। जिनको एक्चुअल में उनकी ज़रूरत है, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो आपको भी पता है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो दवाइयाँ चीज़ें जो लोग खरीद-खरीद के रख रहे हैं, जिसमें एक रेमडेसिविर इंजेक्शन और ये सब चीज़ें शुरुआत में हुई थी, जिसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई और बहुत ही ओवर प्राइस्ड चीज़ें बिक रही हैं मार्केट में। लोग उन चीज़ों को जो मतलब अफ़ोर्ड करते हैं, तो बहुत आसानी से ले लेते हैं, मनचाहा दाम भी दे देते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि 50 से 60 हज़ार की इंजेक्शन ली जाए और उसको दी जाए, और बिना गाइडेंस के वो देना, नहीं देना, ये भी
मतलब बिना डॉक्टर के सेशन के तो वो देना भी नहीं है। कुछ केसेस मैंने देखे, इनफैक्ट मुझे कॉल भी आया कि सर रेमडेसिविर हमने घर पे दिलवा दिया, लेकिन कितने इंजेक्शन देने हैं। मैंने बोला ये जो चीजें हो रही है ना, जो लोग सोच रहे हैं कि हम खुद से सारी चीजें घर पे ही मैनेज करें और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन भी घर पे ही दें, ये गलत है। स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट भी इसी तरीके से लोग घर पे ले रहे हैं, जिसका बैड इफेक्ट अब दिखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो सीनियर फिजिशियंस हैं उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं, जिनमें एक ब्लैक फंगस का नाम सुना होगा आपने, जो म्यूकोरमाइकोसिस मेडिकल टर्म है। ये बहुत ही घातक है। इस कंडीशन को लाने के लिए बहुत हद तक लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। अपने तरीके से स्टेरॉइड को लंबे टाइम तक चलाना बिना गाइडेंस के, ना किसी डॉक्टर के सजेशंस को लेना, केवल ये जान लेना कि स्टेरॉइड जान बचाता है तो मनमाने तरीके से स्टेरॉइड को अपने ऊपर इस्तेमाल करते रहना, ये गलत है। स्टेरॉइड बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं लेनी चाहिए। कुछ चीजें जो ट्रीटमेंट को लेकर देखने को मिली कि ऑक्सीजन का तो खैर दिखाई लोगों ने घर पे काफी कुछ मैनेज किया, बट जो ये ब्लैक फंगस है, इसमें जो चीजें देखने को मिल रही हैं कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर जहां से आ रही है, इसमें किस तरीके का वाटर यूज किया गया है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी के गाइडलाइंस के हिसाब से डिस्टिल्ड वाटर यूज करना चाहिए, और वो एक रीजन है। जो मास्क हम यूज कर रहे हैं घरों पे ऑक्सीजन के लिए, वो किस तरीके से मतलब रेंटेड है, क्या है, स्टराइल है, नहीं है, वो एक अलग रीजन है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन चीजों में मेरे हिसाब से इन चीजों को हॉस्पिटल में मैनेज करना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू घरों में लोग जो मैनेज कर रहे हैं। तो इन चीजों में हम जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनसे बच सकते हैं, और हम आगे इन चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है लोगों में जो देखने को मिलती है, डेथ केसेज है, उनमें डायबिटिक, एस्थमेटिक और हाइपरटेंसिव केसेस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस, ये बहुत कॉमन है। एचआईवी के केसेस हो, चाहे बहुत ज्यादा जिनकी स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पहले से चल रही हो, इनमें कोविड का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा, और इनको मैनेज करना थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू आम लोगों में जो थोड़े स्ट्रांगली इसको मैनेज कर पाते हैं। तो उन चीजों में हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। उनको एक्चुअल में आईसीयू की जरूरत पड़ती है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या एचआईवी या इस तरह के केसेस जो बहुत ही अनकंट्रोल डायबिटीज है जिनको, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिली, और उनमें ही फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत देखने को मिला। म्यूकोरमाइकोसिस जो अभी देखने को मिल रहा है ब्लैक फंगस, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, और वो दिख रहा है लोगों में। आम लोगों में ये चीजें नहीं हो रही हैं, जो कि बहुत ही घर पे आसानी से अपने आप को होम रेमेडीज से या बहुत ही नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद कोविड से वो निकल गए। तो उनमें इन चीजों के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। लेकिन जो डायबिटिक और ये केसेज हैं, इनमें बहुत ज्यादा ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो उसमें जो प्रिकॉशंस रखनी है मेरे हिसाब से, वो ध्यान रखने की बात है कि डायबिटिक अपने मेडिकेशंस को बिल्कुल भी लापरवाही से ना लें। उनके सारे मेडिकेशंस, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, एस्थमेटिक पेशेंट, जो भी ट्रीटमेंट उनकी प्रीवियस चल रही हैं, जो भी डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, वो अच्छे तरीके से फॉलो करते रहें, रेगुलर चेकअप कराते रहें। उनकी जो 2-3 टेस्ट हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, HbA1c और जो फास्टिंग और पोस्टरैंडियल, ये अच्छे से उनको रेगुलर चेक करते रहें। उसमें कुछ भी चेंजेस है तो बिल्कुल डिस्कस करें अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से, और उनके गाइडेंस में जो दवाइयों के अंदर चेंजेस हैं वो चेंजेस होती हैं तो वो लेते रहें। डायबिटीज कंट्रोल रहेगा तो आप कोविड से बहुत हद तक बचे भी रह सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। बट अनकंट्रोल डायबिटीज में ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं और चीजें बिगड़ने लग जाती हैं, और फिर फाइनली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखें। नॉर्मली कुछ टेस्ट हैं जो कोविड में देखने को मिला है कि लोग कॉमनली ये करा सकते हैं, फिजिशियंस भी एक कराते हैं, जिसमें एक सीबीसी है, सीआरपी है, और डी डाइमर है, एलडीएच है। इन चीजों में हम देखते हैं कि उनके ऑर्गन्स के फंक्शंस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके जो रेगुलर हाई ग्रेड फीवर है उसमें मतलब जो सीआरपी के जो वो है लेवल्स हैं वो कितने हाई हैं, तब जाकर फिजिशियंस भी इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उनको स्टेरॉइड ट्रीटमेंट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। वो फिजिशियन को डिसाइड करने दें, खुद से ना डिसाइड करें।
कुछ चीजें जो थर्ड फेज को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन हो रही है कि थर्ड फेज कैसा होगा, क्या होगा, कैसे हम उससे निपटेंगे, क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसके बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि थर्ड फेज कहा जा रहा है कि थोड़े से यंगस्टर चाइल्ड और बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और प्रिकॉशंस सारे वही है जो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सारे जो भी सैनिटेशन से रिलेटेड है, सारी चीजें। वैक्सीन को लेकर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पीडियाट्रिक केसेस को लेकर जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं वो अभी हुई है, बट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है वैक्सीन उसकी। तो एज सुन एज पॉसिबल जब वैक्सीन डिक्लेयर होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितनी जल्दी इस पे एक्शन लेती है क्या। बट वैक्सीन की नौबत कब आती है, जब आप थोड़े से मतलब ये सोचते हैं कि मैं वैक्सीन लेकर थोड़ा सा बाकी प्रिकॉशंस को नजरअंदाज कर सकता हूँ। बट मेरा कहना है कि वैक्सीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही प्रिकॉशंस फॉलो करने, वही हैबिट्स अपने फॉलो करने जो लास्ट ईयर से हम सीखते आए हैं कि जिससे हम बच सकते हैं कोविड में, और अपने आप को आगे की ओर हम पॉजिटिवली बढ़ सकते हैं, कोविड इन्फेक्शन के साथ रहना सीख सकते हैं। कुछ चीजें जो लोगों को पैनिक करती हैं कि कोविड हो गया तो क्या मैं मतलब बचूंगा नहीं बचूंगा, या क्या मेरे ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्या मैं बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करूंगा कि मैं आगे के अपने सारे काम धंधे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ पे काफी बैड इफेक्ट पड़ता है जब आप इस तरह के नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाना शुरू करते हैं, और केवल नेगेटिविटी केवल सोचते सोचते कोविड से ज्यादा आपको डिप्रेशन और बाकी चीजों का जो असर है, बुरा असर आपके सेहत पे पड़ने लगता है। तो बेहतर है कि आप कोविड के जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करें, कोविड के जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करें, नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें। बिल्कुल हम इससे बाहर निकलेंगे, जैसे हमने 2020 निकाला, 2021 भी निकल जाएगा, और ये दिख भी रहा है, केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। सो पॉजिटिवली हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए और बिल्कुल कोविड से हम निपटेंगे, इनसे आगे बढ़ेंगे। वैक्सीन जैसे जैसे गाइडलाइंस आ रही हैं वैसे जिस तरह के एज ग्रुप को बोला जा रहा है, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी हो रही है वैसे लेते जाएं। बच्चों में जैसे अभी गाइडलाइंस आएंगे लें, बट इन सब के बावजूद हर वो चीज फॉलो करते रहें जो पहले से फॉलो करते हैं। वैक्सीन लेने का बिल्कुल ये अर्थ ना समझें कि हम मास्क नहीं पहनेंगे। अभी अभी न्यूज में ये सुनने को मिला कि अमेरिका ने ये कह दिया कि 2 वैक्सीन के बाद मास्क पहनना जरूरी नहीं है। बट इंडियन कंटेक्स्ट में मैं कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मास्क आप बिल्कुल अवॉइड मत करें। इंडिया की पॉपुलेशन की डेंसिटी अमेरिका से बिल्कुल अलग है, यहाँ के सिनेरियो अलग है। आप कंपेयर मत कीजिए अमेरिका से। इंडियन कंडीशन में इंडियन कंडीशन की तरह रहना सीखिए। इंडियन लोगों में किस तरीके से स्प्रेड होता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। डेली वेज वाले लोग हैं जो हर दिन निकलते ही है बाहर, चाहे कितना भी लॉकडाउन हो उनको निकलना मजबूरी है उनके लिए। तो वहाँ मजबूरी है तो हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जो लोग घर पे रह सकते हैं, खासकर 1-2 महीने जो भी लॉकडाउन होता है, अगर रह सकते हैं तो बिल्कुल अपने आप को घर पे स्ट्रिक्ट रखें। घर पे अपनी सारी फैसिलिटीज को पहले से अवेलेबल करा के रखें ताकि आपको बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। अ, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको फॉलो कर कर हम बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, कोविड से निपट सकते हैं। और आने वाले टाइम में कोविड के कैसे कैसे वेरिएंट्स आते हैं जो कह पाना मुश्किल है। बट जो बेसिक चीजें हैं आई थिंक वो हमेशा फॉलो होती रहेंगी और उन्हीं पे फोकस हमेशा रहेगा सभी का। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि सिंपल चीजों से हम बच सकते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ओके, ओवर टू यू आदित्य। थैंक यू डॉक्टर सर। मेरे को टोटल ये एक ओवरऑल बात समझ आई है कि इस जो चेन को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर और सिंपल रूल्स ही फॉलो करने हैं, जैसे डबल मास्क और वैक्सीनेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, एंड अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड जगहों को, अपने इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए। इसी के हिसाब से ही हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। थैंक यू प्रमोद। So let's move on and let's call our second expert, Dr. Pramod Jindal ji from Max Hospital.
and he's a lung specialist and lungs transplant surgeon. Over to you, sir. नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल पहले धन्यवाद करना चाहूँगा जेनिका वेंचर्स को कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और हम अपना जो समझ है वो आप सब तक रखें। एंड मैं लंग सर्जन और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो बताऊंगा कि हम इस पेंडेमिक में और इस पेंडेमिक के बाद अपने लंग्स को सुरक्षित कैसे रखें, और ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है और वो जो सदा से हमें पता है वो है कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी है। हमें पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग से दूर रखना है। जो लंग्स हमारे हैं वो इस वाले पेंडेमिक में हमें पता चल गया कि ये ही हमें बचाते हैं, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर वो पहले से ही खराब हो जाएंगे, अगर वो पहले से ही उनमें प्रॉब्लम होगी तो उनकी ऑक्सीजन ट्रांसफर करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इस लॉकडाउन ने बहुत अच्छा काम किया कुछ लोगों के लिए जो सिगरेट छोड़ना चाहते थे, उन्होंने सिगरेट छोड़ी भी है। कुछ लोग जो थोड़ा सा फेंस पे बैठे हुए थे, सोच रहे थे कैसे छोड़े, उनके लिए भी अच्छा हुआ। और अगर आपने नहीं छोड़ा है तो उसे आज ही छोड़ें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पेंडेमिक से बचना है, बिकॉज लंग कैंसर आज भी दुनिया का नंबर 1 कैंसर है लोगों को खत्म करने के में। और हिंदुस्तान में भी, मर्दों में भी और लेडीज में भी, सब में ये नंबर 1 कैंसर है। तो अपने लंग्स को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो पहला और सबसे सिंपल जो बात है वो है धुएं, धूम्रपान ना करें, धूम्रपान के धुएं से बचें किसी भी तरीके से। उसके बाद हमें जो ध्यान रखना है वो है हमारे हर जगह की जो एक्सरसाइज है वो जरूरत होती है। हम मांसपेशी की एक्सरसाइज करते हैं, दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं। क्या हमने सोचा है हर मिनट हमारे फेफड़े 12 बार से 16 बार अपनी सांस लेते हैं। हर मिनट हम तकरीबन 6 लीटर हवा अंदर लेते हैं, जिसमें से तकरीबन 1 से 1.25 लीटर ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन हम पूरी जिंदगी कर रहे थे। अचानक हमें जब लेने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी तो हमारी शरीर हमारा साथ नहीं दे पा रहा था। इसका मतलब क्या है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, चाहे वो ऊपर के सीने की हैं या डायफ्राम जिसे हम सांस लेते हैं, वो हमें डेवलप करनी होती हैं। उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना होता है। जितनी ज्यादा हम उसकी एक्सरसाइज और उसकी क्षमता बढ़ाते हैं वो हमारे लिए, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो हमारे लिए हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज अभी अगर आप कोविड से उठे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि अभी आप सैर दौड़ पे चले जाए। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि घर से उठें, घर के अंदर चले। अभी जहां जहां लॉकडाउन चल रहा है वहां वहां घर के अंदर चले। छत पे चल सकते हैं, छत पे चले। पार्किंग में चल सकते हैं, पार्किंग में चले। और अगर आप जा सकते हैं तो अपने आसपास के, अगर लॉकडाउन नहीं है तो अपने आसपास के पार्क में या आने वाले टाइम में कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम आपको ब्रिस्क वॉकिंग, जिसे हम तेज चहल कदमी करना कहते हैं, वो तो बिल्कुल मस्त है। दौड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, चहलकदमी करें। तकरीबन आधे आधे घंटे के 2 सेशन जितने आराम से कर सकते हैं वो जरूर करें। एक्सरसाइज से आपकी, जिसे हम बोलते हैं कि वाइटल कैपेसिटी, वो बढ़ती है। हमारे लंग्स नॉर्मल समय पे सिर्फ एक बार में 500 ml ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हम उनको ट्यून कर देते हैं इससे कि वो ज्यादा ले पाए। कभी किसी रीजन से जब इन्फेक्शन होता है या कोई और चीज होती है तो वो ज्यादा ले पाए। आपने देखा इन दिनों प्रोन पोजीशन का बहुत वो हुआ कि उल्टा होके लेटें, उल्टा होके करें। वो इसलिए किया गया क्योंकि प्रोन होने से हमारे लंग ज्यादा बेटर एक्सपैंड हो पाते हैं। प्रोन पोजीशन में जो लंग का बड़ा हिस्सा होता है जिसमें पानी ज्यादा हो जाता है और हवा कम जाती है, उसका रेशियो डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है हमारे लंग्स को सुदृढ़ करने में। और सिर्फ चहलकदमी से काम नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देश योगा का देश रहा है। 5000 साल से
महर्षि पतंजलि ने इसको सबसे पहले वो किया, लेकिन आज भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है। आप एक्सरसाइज, कोई जरूरी नहीं है कि सारे व्यायाम करें, लेकिन बहुत डीप ब्रेथ लेना, अंदर लंबी सांस लेना, रोकना और उसके बाद छोड़ना है, ये काम एक ऐसा है जो कि हर आदमी बैठे हुए अपना कुछ टाइम इसमें डाल सकते हैं। इससे कई सारी चीजें हैं। वही इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे लंग्स के वो वाले पार्ट जो रिक्रूट नहीं होते, जो नॉर्मल टाइम पे हमारे ऑक्सीजन और हवा से फूलते नहीं है, वो भी फूलने शुरू होंगे। और झटके से ना करें, झटकों से ना करें। झटके लेने से, बहुत तेजी से लेने से हो सकता है आपके लंग में कोई बुलबुला बना हुआ हो जो कि फट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, मांसपेशी खिंच जाए। वो सब नहीं करना, हमें बहुत तेजी से नहीं करना है। लंबी सांस अंदर लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है, लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इससे ना ही सिर्फ आपका लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, उनके अंदर खून का संचार, उनके अंदर खून का फ्लो बहुत अच्छा बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो बढ़ती है। ये ध्यान रखें कि ऑक्सीजन लेने भर से सिर्फ नहीं हो रहा है, उनमें जब खून का संचार होगा लंग्स में, तो वो ऑक्सीजन आपकी बाकी बॉडीज की जगह पे जाएगा, और जब वो जाएगा उससे हमें पता, उससे हमारी बॉडी के सारे अंग काम करेंगे। सो अगर आपने ऑक्सीजन ले भी ली, लेकिन आपके लंग्स उसको पार नहीं कर पा रहे, उस ऑक्सीजन को लेके बॉडी के ज्यादा हिस्से में नहीं भेज पा रहे, तो वो काम नहीं करेंगे। और यही इस समय हो रहा था। ये एक तरीके का वायरल निमोनिया है कोविड। वो ऑक्सीजन को पार नहीं दे पा रहा था, और इसीलिए हमें दिक्कत हो रही थी। सांस लेने अच्छे से, एक्सरसाइज अच्छा करने से सिर्फ आपके फेफड़े अच्छे नहीं होते, आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। वो इतनी स्ट्रांग होती है कि सिंपल वायरल इन्फेक्शन से आपको काफी कुछ बचा सकती है। देखिए, ये वायरस डिफिकल्ट था, हाई इन्फेक्टिविटी थी, पूरे घर में कई सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग माइल्ड केसेस थे, कुछ असिम्टोमेटिक थे। इसका कारण सिर्फ एक था कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जो उसके पार पा रहे थे, वो बच रहे थे। जिनकी इम्यूनिटी कम थी, उनको दिक्कत हो रही थी। सो एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। सिंपल चीजें हैं, पानी अच्छे से लेना। गर्मियों का टाइम है, आप घरों में बैठे हुए हैं, एसी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आदमी के अंदर पानी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। और पानी की कमी के कारण भी लंग की जो परतें होती हैं वो सूख जाती हैं, उनके थ्रू ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। सो लगता है कि हम बहुत हो रहे। बहुत सारे लोग इस समय गर्म पानी पी रहे हैं। गर्म पानी पीना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन क्या गर्म पानी सिर्फ एडिक्वेट अमाउंट में पिया जा रहा है? क्या हम उसको उतना ही पानी पी पा रहे हैं जितना हमें जरूरत है? हमारी बॉडी को तकरीबन 1.5 से 2 लीटर की अगर जरूरत है पानी की, और उस समय आप धूप में निकल रहे हैं, पसीना जा रहा है, तो वो और ऐड करना है उसमें। तकरीबन 2 से 3 लीटर हो सकता है इस गर्मी के मौसम में आपके लिए एडिक्वेट हो। अगर आपकी नाक की लेयर्स सूखी रहेंगी, तो ऑब्वियसली वायरस का डेवलपमेंट, वायरस का इन्फ्लेमेशन ज्यादा कंपैरेटिवली होगा। सो हाइड्रेशन लेने से लंग के जो मूवमेंट होता है वो आसान हो जाता है। सो ये सारी चीजों को ध्यान रखें। सिंपल चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को लगता है कि वो पानी अच्छे से ले रहा है फिर भी प्यास लग रही है, तो देखिए, क्या आपने मेजर किया है? मैं तो हमेशा कहता हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है, 1-1 लीटर की 3 बॉटल रख लें और उस पर नाम लिख लें, और उस पानी को सिर्फ वही व्यक्ति पिए उन 3 बॉटलों से। तो आपको पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में कौन कितना पानी पी रहा है। वो एक सबसे अच्छा मेजर है उसको पता करने का कि हमारा एडिक्वेट पानी हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखने में सिंपल है, लेकिन इस समय देखा गया है कि हाइड्रेशन जिनका कम था उनको डिजीज कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्ट करती है बनस्पत इनके जिनका हाइड्रेशन अच्छा रहता है। सिंपल चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज आप घर में हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये लंग्स को हमें बचाना कैसे है, सिर्फ इसी पेंडेमिक में नहीं बचाना, आने वाली टाइम के लिए भी हमें लंग्स को प्रोटेक्ट करना है। हार्ट को प्रोटेक्ट करना हम सबने जाना, लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है? बड़ा ही सिंपल है। लंग्स एकमात्र ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है आसपास के वातावरण या पर्यावरण से। सो जितनी प्रदूषित सांसें रहेंगी उतना ज्यादा लंग खराब रहेगा।
मैं तो जब लंग के ऑपरेशन करता हूं तो उसमें मुझे एक डिफरेंस पता चल जाता है कि ये लंग मेट्रो सिटी का है और ये किसी बाहर की सिटी का है, क्योंकि उसके अंदर जो कालिक होती है उसी से आप पता कर सकते हैं। सो यही चीज है जो हमें बचाना है। हम इस हवा को नहीं चेंज कर पाते, कभी नहीं कर पाते, लेकिन अपने मास्क के जो इस पेंडेमिक ने हमें दिया है कि हम मास्क पहनने लगे हैं, इस मास्क को जब भी बाहर जाएं, धूल या वाहनों का जो प्रदूषण फैला रखा है उसको, मास्क को जरूर यूज करें। इसलिए भी कि आज पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रदूषण है, ये जो खराब हवा है, इससे बचने के लिए मास्क को ना उतारें जब आप बाहर जाएं। हो सकता है कुछ लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो घरों में एयर फिल्टर भी बहुत अच्छी चीज है, अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली अच्छी चीज है, लेकिन मास्क बड़ा सिंपल चीज है, उसको यूज करना बहुत जरूरी है। जब आपको हवा अच्छी रहेगी तो बॉडी अच्छी रहेगी। देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, आपको सिर्फ 3 चीजें बता रहा हूं जिससे हमारी ये बॉडी बनी हुई है। हवा, पानी, 2 चीज मैंने आपको बता दी है, तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और वो हमें पता है, जो आप खाएंगे वही आपकी बॉडी बनेगी। आप क्या खाना खाते हैं उसी से आपकी बॉडी बनती है, उसी से आपको इम्यूनिटी आती है। खाना मन का खाएं, खाना वही खाएं जो पसंद हो, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट वो जरूर डालें जिनसे हमारी बॉडी स्ट्रांग होने वाली है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है। कौन कौन सी चीजें हो गई हम सबको पता है, लेकिन ध्यान रखें, वो लिख लें, और पर्टिकुलरली वो गृहिणियां जो कि अपने घर का खाने पीने का ध्यान रख रही हैं, और जो घर के पीने, घर में कौन से इंग्रेडिएंट आ रहे हैं उसकी लिस्ट बना लें कि खाना जरूर खाना है, लेकिन ये सारी चीजें आपके खाने में हर रोज पूरे परिवार के खाने में जाएंगी ही जाएंगी। और वो कैसे आपको पता चलेगा कि भाई, सबसे पहले ये देखें कि आपका हरी सब्जियां कितनी जा रही हैं। हरी सब्जियों में पर्टिकुलरली अगर आप देखें, गोभी, हमें लगता है गोभी एक ऐसी चीज है, गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इनमें आइसोसाइनेट होता है जो कि आपके जो धुआं या जो आपके लंग्स में जाता है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, उसके टॉक्सिसिटी को खत्म करता है। अगर आप इसको दिन में लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत धुआं अंदर जा भी रहा है, सिगरेट ना पिए, इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट पी के ये शुरू कर दे, नहीं, अगर कुछ धुआं जा भी रहा है तो उसको ये न्यूट्रलाइज करने के काम में आएंगे। इस समय जिनको भी कोविड हुआ और जो भी इससे वो हुए, उनको विटामिन सी दिया गया, लिम्सी की टैबलेट दी गई, लेकिन क्या जरूरत है, अगर हम लिम्सी की टैबलेट, आज इन्फेक्शन हुआ है, डेफिनेटली ले, लेकिन अगर आप ये विटामिन सी रिच फूड जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, पपीता है, आपके आंवला है, अगर आप ये भी खा रहे हैं तो भी आपको विटामिन सी का बहुत अच्छा डोज मिलता है। और विटामिन सी कभी भी एक्सेस में नहीं होता बॉडी में, जैसे ही एक मात्रा तक पहुंचता है बाकी वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो आपको इसकी भी चिंता नहीं करनी है कि आपके उसमें यह अत्यधिक मात्रा में होगा, ये बाकी विटामिन की तरह नहीं है जो कि आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, आपके टमाटर हैं और नींबू है, ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं। तो इससे आपको देखना है कि ये आपको थोड़ा बहुत मात्रा में रोज का लेना ही लेना है। और अगर आप ये देखें, हमें पता है कि भाई गाजर में बीटा कैरोटीन है, बाकी सारे टमाटर में है, आपके पपीते में है, ये सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनको अगर आप लेंगे, बीटा कैरोटीन भी आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट। जब भी हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी सेल डिवाइड होता है, कोई कोशिका डिवाइड होती है, तो उसमें या ऑक्सीजन यूज होता है, उसमें ऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर या इन्फ्लेमेशन करते हैं, जो अभी हमारे कोविड में हमारे लंग्स में हो रहे थे। जब वो होते हैं तो उसके कारण हमारे ऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। ये जितने भी खाने हम आपको बता रहे हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट बनके उन ऑक्सीडेंट्स को खत्म करते हैं, जैसे ही वो बनते हैं वो खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी का जो अंदरूनी ताकत है वो बनी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ई, विटामिन ई जो है, कुछ लोग इसके कैप्सूल्स खाते हैं, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश में बहुत अच्छा है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जैतून के तेल में बहुत है।
अंडों, जो लोग अंडे खा सकते हैं वो ले लें, लेकिन फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स हो गई, कीवी हो गए, नट्स हो गए, कुछ तरीके के फ्रूट्स हो गए, इन सब में ये सारी चीजें हैं। अगर ये सारी चीजें आप लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स की जो लिस्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, और इसी तरह से आपकी बॉडी सुरक्षित रहेगी। और जब हम बॉडी सुरक्षित रहने की बात कर रहे हैं, तब हम लंग्स को भी सुरक्षित रखने की काम कर रहे हैं। देखिए, हम हिंदुस्तानियों को एक बहुत अलग वरदान मिला हुआ है कि हम करीज खाते हैं जिसमें होती है हल्दी। हमारी मदर्स ने शुरू से, माँ दादी ने हमें हल्दी का दूध पिलाया, हल्दी लगाई। क्यों? क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इस समय भी हल्दी का गार्गल्स करने को बोला जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए करा जा रहा है क्योंकि हल्दी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ये वायरस भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये जाने के बाद इतना तेजी से इन्फ्लेमेशन करता है कि हमारे लंग्स ही खराब हो चुके होते हैं। तो ऐसे में क्या करें? आपके पास एक ऐसी दवा है जो कि अगर आपके खाने में एडिक्वेट अमाउंट में है तो इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है। आज हम आप कभी आपने सोचा गुनगुने पानी में हल्दी डाल देते? ये दूध में हल्दी तो तब से दी जा रही है, जब भी चोट होती थी तो माँ दूध में हल्दी डाल के पिला देती थी। वो एक्चुअली हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। और यकीन मानिए कि सिर्फ एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से FDA से बना हुआ है, जिसने बताया है कि जो कैंसर को रोकता है, और वो है हल्दी, जिसके अंदर है कुर्कुमिन, और वो एंटी कैंसर कहा जा रहा है। पैंडेमिक खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें कैंसर का खतरा नहीं रह जाएगा। कैंसर से सबसे अच्छे बचने का उपाय तो ये हल्दी है हमारे पास। कच्ची हल्दी खा सकते हैं, हल्दी का अचार खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हल्दी ले लें। और अगर तेल की बात करें तो हमारे यहाँ जो दो सबसे अच्छे तेल जो मिलते हैं, अगर वो एक है मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल, बहुत ही बढ़िया, बहुत सबसे जिसे कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मस्टर्ड ऑयल में है। अगर आप बाकी सारे ऑयल्स को छोड़ दें, राइस ब्रान ऑयल, गे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल वन ऑफ द बेस्ट, या फिर जैतून का ऑयल या ऑलिव ऑयल, जिसके अंदर फ्रेश अगर हो तो उसके अंदर है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो मशरूम होते हैं, चाहे वो नट्स होते हैं। सेलेनियम एक तरीके का वो है जो हमारी इम्यूनिटी और हमारी रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप देखें तो मैंने आपको कोई बहुत नई चीज नहीं बताई है, हम सबको पता है और हम सबने इसको जाना है। बस हमें इस पेंडेमिक के बाद अपने लंग्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये सारी चीजें हमें अपने खाने में रखनी है, और लिख के रखें कि जिससे कि ये मिस ना हो, और आगे आने वाले टाइम के लिए जो हमारे लंग डैमेज भी हो गए हैं वो भी आने वाले टाइम के लिए बेटर हो जाए। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो डॉक्टर ऋतु पुष्प ने भी बोला पहले, और वो है पॉजिटिविटी बनाए। जो आदमी ये सोच लेता है कि मैं इसके पार जाऊंगा, वो आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं। खराब समय है लेकिन बीत जाएगा, और जरूर बीतेगा, और आप देखेंगे कि हम सब इससे बाहर आके और उतने ही स्ट्रांग रहेंगे जो पहले थे। धन्यवाद। Thank you, Pramod ji, for sharing your in-depth knowledge about this whole situation. I hope सबको बहुत relief मिला होगा आपकी valuable information से. And I hope everyone, like, I hope this will help everyone to take care of their lungs and to make their lungs healthy and clean. So now, sir, I have few questions हमारे viewers की तरफ से आप दोनों के लिए. तो हम वन बाय वन करके मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप अपना प्लीज यूजफुल आंसर उस पर देना. So, sir, my first question is for Dr. Pramod ji. How can someone protect themselves from third wave and how to improve our immunity? Okay. From So, Mr. Khurana. okay. So, a good question. थर्ड वेव, पहली चीज जो है, हमें तीन चीजें हमें बचाएंगी. पहला, इम्यूनिटी, जो अभी हमने डिस्कस की कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रांग और इम्यून करना है. सेकंड, जो हम करते आ रहे थे
कि अपने आप को मास्क पहनना और उसके अच्छी आदतें रखना वो डेफिनेटली हमें जरूरी है। तीसरी चीज, रश ना करें, लेकिन जैसे ही आपको वैक्सीन मिले तो डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन जिस कैटेगरी में, जिस एज कैटेगरी में आप हैं, उसके हिसाब से वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन कौन सा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, फिलहाल ये जरूरी है कि जो भी 2 या 3 तरीके के वैक्सीन अवेलेबल हैं वो अच्छी एफिकेसी के हैं। मैंने कोविशील्ड लगाया, मेरे फैमिली वालों को कोवैक्सीन मिला या मेरे साथियों को कोवैक्सीन मिला, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वैक्सीनेशन मिले। थर्ड वेव आती है या फोर्थ वेव आती है, इंपॉर्टेंस ये है कि ये मैं हमेशा कहता हूं कि तुलसीदास जी का दोहा है कि बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध लेई। तो पहले जो हो गया उसकी गलतियों को जाने और आगे आने वाली गलतियों उनको ना रिपीट करें, चाहे वो मैं हूं, आम पब्लिक है या गवर्नमेंट है। अगर वो नहीं करेंगे तो वेव चाहे कितनी भी खराब हो, हम उससे पार पाने में आसान होगा हमारे लिए। थैंक यू सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऋतुपुष जी के लिए है। मिस्टर राज से, शुड आई डू सम एक्सरसाइजेस इफ आई एम इन्फेक्टेड और आई एम पॉजिटिव फ्रॉम COVID-19? देखिए, इन्फेक्टेड और पॉजिटिव होना, इससे एक्सरसाइजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक आपको कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज ना हो। ओके, जो घर के आप छोटे मोटे एक्सरसाइजेस, योगा वगैरह, ये सब चीजें आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर। प्रमोद जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि हम हमें कब हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है? क्या पॉजिटिव पर्सन घर पे भी ठीक हो सकता है करंट म्यूटेशन के साथ? सो डेफिनेटली इस पे ऋतुपुष्प जी ने असल में अपने प्रेजेंटेशन में काफी अच्छा बताया था कि पॉजिटिव होना हॉस्पिटल जाने के बराबर नहीं है। हॉस्पिटल जाने का मतलब है कि आपका सिम्टम डिसाइड करता है कि आपको हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 ही ऐसे सिम्टम हैं जो कि आपको बताते हैं या जो आपको बोलते हैं कि भाई आप हॉस्पिटल में, फ्लू क्लिनिक में या डॉक्टर को जाके एटलीस्ट दिखाएं। पहला सिम्टम है कि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रही है, या अगर गिर नहीं भी रही है तो आपको सांस लेने में ऐसी एयर हंगर आ रही है या आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, उसको करते हुए भी अगर आपकी 94 आ रही है, डेफिनेटली यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन या वो। दूसरा, अगर आपका फीवर ऐसा आ रहा है 102 103 आ रहा है और अगर आपने पैरासीटामोल आपको घर पे दे भी दिया गया है तो वो नीचे ना आके 101 पे रुक जाता है और उसके बाद फिर से 103 आ जाता है। सो अगर आपका फीवर 102 के बाद डायरेक्टली नीचे 98.6 या 98 आ रहा है और उसके बाद 4-5 घंटे तक ठीक है और उसके बाद फिर से जा रहा है, तो वो इतनी मुश्किल नहीं है, नीचे आना जरूरी है। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज ये है कि जो लोग में इम्यूनिटी की कमी है या जो डायबिटिक हैं या कैंसर से पहले लड़ चुके हैं और उनको ऐसी कोई सी भी ब्रेथलेसनेस हो रही है या ऐसा लग रहा है जैसे कंजेशन हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो मेरे हिसाब से उनको हॉस्पिटलाइजेशन से पहले फ्लू क्लिनिक में जाके अपने आप को चेकअप कराने में कोई नुकसान नहीं है। और होम आइसोलेशन डेफिनेटली एक गुड ट्रीटमेंट है। देखिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, किसी भी वायरल निमोनिया में भी 85% पेशेंट माइल्ड या असिम्टोमेटिक होते थे और ठीक होते थे। प्रॉब्लम इस बार ये हुई है कि लाखों लोग एक साथ इन्फेक्ट हुए। वायरल निमोनिया हर साल होता था, इन्फ्लुएंजा हर साल आता था, लेकिन लाखों लोग जब एक साथ हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो होम आइसोलेशन मेक डेफिनेटली सेंस। इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ बेसिक आधार मूलभूत वो चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू सर। ऋतुपुष जी, आपके लिए क्वेश्चन है। प्लीज गिव सम टिप्स फॉर बीपी एंड शुगर पेशेंट्स। जिनको बीपी और शुगर है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है हेल्थ के लिए? हेलो। देखिए, मैं अपने प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कि जो लंबे समय से जो इन्फेक्शन मैनेज की जा रही है, जैसे आपके इन्फेक्शन, सॉरी, डिजीज जो मैनेज की जा रही है,
डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन हो गया। इसमें मैंने कहा है कि दवाइयों पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बीपी की दवा बीच बीच में छोड़ देते हैं, डायबिटीज की दवा बीच बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज हो गया, रैंडम ब्लड शुगर बहुत नॉर्मल हो गया तो सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है। हर चीज जो मैनेज हो रही है वो दवाइयों के इफेक्ट की वजह से हो रही है। दवाइयाँ प्रॉपर लेना, प्रॉपर अपने कंसल्टिंग डॉक्टर्स के गाइडेंस में रहना, ये इन डिजीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि डायबिटीज आपकी बिल्कुल ठीक हो गई और आपको अब बिल्कुल दवा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ दवाइयाँ उसमें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस दवाइयों में होती रहती है। तो वो आप अपने जो फिजिशियन या जो आपके डॉक्टर हैं जो आपको ट्रीट कर रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए, उनसे गाइडेंस लेते रहिए और बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज है घर पे रहकर, जो हल्की एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं, जो आपके खुद के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए या जो भी चीजें आपके रेस्पिरेशन को अच्छा रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह वो सब चीजें कर सकते हैं। स्टर्नस एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा हेवी वर्कआउट मना रहता है ओल्ड एज में, या बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन या कार्डियक प्रॉब्लम्स है तो उसमें नहीं करनी है। बट लाइट एक्सरसाइजेज के लिए कोई मनाही नहीं है। थैंक यू सर। प्रमोद जी, एक हमारा बहुत यूनिक क्वेश्चन है एक कृष्णा चौहान की साइड से कि आफ्टर डिस्चार्जिंग फ्रॉम हॉस्पिटल बाय व्हाट टाइम वी कैन टेक माइथिल methylpredsodia 16 mg and what are the side effects, how to counter that and when to stop it, and patient is feeling depressed and sad but physically patient is fine. जैसे कि मैं समझ पाया हूँ कि ये जो ड्रग का नाम है ये बेसिकली एक स्टेरॉयड है, मेथिलप्रेडनिसोलोन बोली गई है, Yes, 16 मिलीग्राम। 16 mg. हाँ। सो पहली चीज तो ये है कि आपको अगर हॉस्पिटल डिस्चार्ज में बड़ा क्लियरली मेंशन होगा कि ये आपको 3 दिन लेनी है, 6 दिन लेनी है और एक एक करके धीरे धीरे स्टेप डाउन करना है। सो मेथिलप्रेडनिसोलोन है बड़ी छोटी गोली, वो आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से दबा के रखती है। ये स्टेरॉयड है। सो जितनी दी गई है उतनी ही ले, उससे ज्यादा ना ले, पहली चीज। दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के बारे में, इनएडवर्टेंटली अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, पर्टिकुलरली ये दवाइयाँ, तो आपको वो रिस्क पे डाल रहा है ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के लिए। सो स्टेरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग है। ये पूरे जिसे बोल लीजिए कोविड में जो अब तक सिर्फ 2 दवाइयां ऐसी हैं जो कि प्रूवन है, बाकी कभी आ रही हैं, कभी जा रही हैं, कभी हो रही हैं, कभी काम कर रही हैं। सिर्फ 2 ही ऐसी दवाइयां हैं जिनको प्रूव्ड है। पहला है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक तरह की दवाई ही है, और दूसरा है स्टेरॉइड। ये सिर्फ 2 दवाइयां हैं जो कि प्रूव्ड हैं कि ये काम करेंगी। लेकिन इनका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इनके दुरुपयोग से या इनके गलत इस्तेमाल से भी आपको नुकसान होगा। सो इसीलिए जो भी वो है आपको डॉक्टर बड़ा स्पेसिफिकली लिख के देंगे कि 3 दिन तक ये 16 मिलीग्राम लेनी है, 3 दिन उसके बाद दिन में अल्टरनेट डे लेनी है और उसके बाद बंद करनी है, वो बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए इसको ये ना माने कि मैं अपने हिसाब से ही लूं। तो इनको जो करना चाहिए वो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया, अगर नहीं भी किया है तो उसे फिर से कांटेक्ट करें और वो आपको बताएंगे कि कैसे इसको टेपरिंग ऑफ कहते हैं, टेपर ऑफ करेंगे। थैंक यू सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम मिस्टर राज से ऋतुपुष जी के लिए कि सर देयर इज नो कोविड सिम्टम्स, तो मैंने सीटी पीसीआर करवाया ही नहीं। However, my entire family was tested positive. Vaccination से पहले I did the antigen test and was surprised to see my antibodies values 12.77. हेल्थ इश्यूज के उससे उन्होंने बताया कि उनको 4-5 जिससे डिजीनेस बहुत हो रही है एंड इट्स टू मच बट कैन फील द चेंजेस इन द बॉडी एंड कभी कभी उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं। तो वो इसका कोई सोल्यूशन पूछना चाहते हैं। जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है क्या उन्हें वैक्सीन वगैरह हुआ लगा?
सर उन्होंने ये मेंशन तो नहीं किया है। उन्होंने वैक्सीनेशन लेने से पहले उन्होंने एंटीजन टेस्ट करवाया था अपना, तो उनको मेरे ख्याल से लग गई होगी, उन्होंने मेंशन किया है। ओके ओके, तो आई थिंक इसमें उन्हें अपने एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए कि जो डिजनेस और ये जो चक्कर आना कह रहे हैं, ये किसी और रीजन से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें कुछ कोविड का लेना देना हो, ऐसा नहीं है। अदरवाइज ये जो इन्होंने आरटीपीसीआर नहीं कराया, लेकिन ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव हो गए पूरी फैमिली। हाँ जी। ठीक है, बट पॉजिटिव होना अलग है। उसमें अगर रिकवर हो गए हैं तो वैक्सीनेशन अब थोड़ा उन्हें डिले करना पड़ेगा, बहुत जल्दी वैक्सीन तो अभी नहीं ले पाएंगे। जो प्रोटोकॉल है उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि इन्फेक्शन हो जाने के 3 to 4 months के बाद ही अब वैक्सीन ले तो बेहतर है। ओके। प्रमोद जी आपके लिए क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज शेयर द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस एंड हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम इट व्हाइल टेकिंग इट कंसिडरेशन द कोविड प्रोटोकॉल्स, फ्रॉम शिवानी। ओके, सो देखिए, ब्लैक फंगस अगर है तो उसके दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि सिम्टम ऐसे ना सोचें कि किसी को भी ब्लैक फंगस हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये हमारे आसपास चारों तरफ है, तो आपके और मेरे में और सब में, शिवानी जी, सबको एक्सपोज हो रखे हैं। ये जब होगी तो उसके लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगे। पहला कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, उनकी इम्यूनिटी वीक होगी। दूसरा, जो कोविड हो चुके होंगे उन्हीं को हो रहा है। तीसरा, कि उनमें मोस्ट प्रोबेबली स्टेरॉइड लंबे समय से दिए जा रहे होंगे। सो अगर ये तीन चीजें हैं कि कोविड पॉजिटिव रहे हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं जिससे डायबिटिक हैं, और अगर उनको स्टेरॉइड भी दिए गए हैं, तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता चल सकती हैं। कुछ तो ऑब्वियसली डॉक्टर ही पता कर सकता है। पहला, आपकी आंखों में सूजन आ रही है, आंखें की आईलिड सूज गई है, और अचानक और ज्यादातर केसेस में एक आईलिड सूज रही है, दूसरी नहीं सूज रही। सो पहला। दूसरा, आपकी नाकों में सूजन आ रही है, नथने फूल रहे हैं या लाल हो गए हैं, या उसके अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन मुंह से ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बनी हुई है, नाक से ना ले पा रहे हैं और वहां पे सूजन अच्छी खासी बनी हुई है। तो इस तरीके, और ये ध्यान रखिए, ब्लैक फंगस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ब्लैक चीज दिखनी शुरू हो जाएगी। सॉरी, वैसा नहीं होता है। सूजन तो आपको वैसे ही दिखेगी, लाल सी, और इडिमा जिसे हम बोलते हैं वैसी दिखेगी। सो अगर इन दोनों में से, और सबसे ज्यादा जो म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है वो नाक का और आंख का हो रहा है, तो अगर इन दोनों में से ऐसी कोई आपको सिम्टम्स लग रहा है घर आने के बाद, तो डेफिनेटली आप तुरंत किसी स्पेशलिस्ट को, या जिनसे आप वो कर रहे थे, आप तुरंत उनसे जाके मिले। और जिनको स्टेरॉइड मिल रहा है उनको डेफिनेटली अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रहेंगे और देखेंगे मिनिमम टाइम कितना जरूरी है जिसके लिए करना पड़े, स्टेरॉइड को कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि थैंक यू। म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट आप घर पे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, इंजेक्टेबल दवाइयां लगेंगी, हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाए तो ये 100% मोर्टेलिटी है इसमें। सो ये ना सोचे कि मैं दवाइयां, आंख में डालने की दवाइयां ले लूं, ऐसा कुछ नहीं। 100% मोर्टेलिटी है, तो इसको लाइटली ना लें अगर ऐसे सिम्टम। थैंक यू। ऋतुपुष जी आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद मेंटल हेल्थ, एंड उसी में एक और भी क्वेश्चन उन्होंने रखा है कि उनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो हाउ शुड आई कीप देम सेफ एंड किड्स डोंट वेयर मास्क सो इजीली, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेंटल हेल्थ के लिए तो मैंने कहा ही कि इसमें चीजों को सोचने का तरीका बदलना होगा। ये सोचना कि कोविड है, कोविड हो गया, तो उसे बिल्कुल नेगेटिविटी की तरह सोचना कि इसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। कोविड से जो डिजीज
जिनमें हो रहा है, जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत ही कम परसेंटेज है और उसमें भी बहुत कम लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ रही है। मैक्सिमम 95% लोग बहुत आसानी तरीके से घर पे रह के अपनी ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं घरेलू तरीके से, और वो रिकवर भी हो रहे हैं। तो ये सोचे ही मत कि कोविड हुआ है तो मेरे साथ कोई बहुत मतलब बहुत अजूबा और बहुत ही भयानक सी कोई ऐसी चीज हो गई जिससे मैं निकल नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन इसके साथ दूसरी बात यह कि कोविड के साथ मतलब सतर्क रहना जरूरी है, लापरवाह ना हो। कोविड से ठीक होने के बाद भी ये सोचना कि अब तो मैं ठीक हो गया हूं तो मुझे कुछ और या दोबारा नहीं हो सकता, ऐसा भी ना सोचो। मतलब इसमें बीच के रास्ते पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना आप बहुत ज्यादा इसे लाइटली लें, ना बहुत ज्यादा इसे सीरियस लें कि इसके आउटकम्स बहुत बुरे हैं, डेथ हो रहे हैं तो मेरे साथ भी कुछ बुरा होगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिविटी आप अपने अंदर नहीं आने देंगे तो बहुत हद तक आप अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से इससे निकाल कर हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है बच्चों के लिए, बच्चों में केसेस कम है अभी तो, और लेकिन आगे के टाइम में कह पाना मुश्किल है कि केसेस मतलब बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों में, ऐसा भी नहीं है। तो प्रिकॉशंस तो सारे वही रखने हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन वगैरह, जो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। फैमिली में अगर कोई एक पॉजिटिव है भी तो कोशिश करें कि वो बच्चों से थोड़ा आइसोलेटेड रहे। ठीक है, बच्चों में केसेस नहीं है तो ठीक है, बट सेफ रहना मेरे ख्याल से हमेशा बेहतर है डिजीज होने के कंपेयर में। Thank you, sir. And thank you, doctors, for your time, for your valuable time, and for this noble cause, and sharing your knowledge with everyone. Thank you, everyone, for making a small initiative a success. And I hope this webinar will really help you to overcome any difficulties situation with an ease. And uh, thank you, our extended IT team. It's for you, Private Limited, for this amazing innovative experience of attending this webinar. And of course, my Jenica Ventures team for their effort to make a grand success. I hope everyone will stay safe home and please avoid misleading rumors on WhatsApp.